Hello students, I am Manisha Yadav. Today is my topic on mechanism of respiration. देखो बच्चों, इससे पहले हमने श्वसन तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो हम एनवायरनमेंट से यानी कि वायुमंडल से जो एयर लेते हैं यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, और जो अशुद्ध वायु है अंदर उसको फेफड़ों से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो ब्रीथिंग कहलाता है। यानी कि सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया, जिसे संवातन भी कहते हैं। तो इसकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप होता है इंस्पिरेशन यानी कि अंतः श्वसन, एंड सेकंड स्टेप होता है एक्सपिरेशन यानी कि उच्छ्वसन। ये 2 स्टेप्स होते हैं। देखिए, जो हमारे अंदर जो फेफड़े होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले थोरेसिक चैम्बर को समझना होगा। थोरेसिक चैम्बर का मतलब होता है कि वक्षीय कक्ष, यानी कि एक वक्षीय कक्ष होता है। इससे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉडी के अंदर 2 गुहा होती हैं, ऊपर होती है थोरेसिक कैविटी और नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो जो लंग्स होते हैं हमारे वो थोरेसिक कैविटी के अंदर स्थित रहते हैं। वक्षीय गुहा के अंदर जो वक्षीय गुहा है वो एक पिंजरे के समान होती है, और एक पिंजरे का मतलब है कि जो लंग्स है ना उनको पूरी तरह से कवर किए हुए रहती है। तो जो लंग्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो वक्षीय कक्ष का ही दिखाया गया है। इसके अंदर लंग्स की पोजीशन दिखाई गई है। देखिए, लंग्स थोरेसिक चैम्बर के वेंट्रल साइड में स्टर्नम होती है जिसे उरोस्थी कहते हैं, और पोस्ट यानी कि डोर्सल साइड में यानी कि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होती है जिसे कशेरुकदंड कहते हैं, और डायफ्राम होता है वो इसके लोअर साइड में रहता है, लोअर साइड में यानी कि नीचे की तरफ। और जो रिब्स होती हैं वो लेटरली साइड में होती है। लेटरली मीन्स होता है साइड में से। देखिए बच्चों, डायग्राम के अंदर जो रिब्स हैं वो पीछे से यानी कि कशेरुकदंड से स्टार्ट होकर और जो उरोस्थी है एक आगे की तरफ उसको कवर किए हुए है साइड में से दोनों तरफ। और ये जो पसलियाँ होती है, जो रिब्स होती हैं, ये 12 पेयर्स में होती है यानी कि 12 जोड़ी होती है। और डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ होता है, जो हमारी बॉडी को 2 कैविटीज़ में डिवाइड करता है। ऊपर की जो कैविटी होती है वो थोरेसिक कैविटी, और जो नीचे की होती है वो एब्डोमिनल कैविटी। तो इस डायग्राम के अंदर इसकी थोरेसिक चैम्बर की पोजीशन दिखाई गई है। यानी कि जो थोरेसिक चैम्बर है वो स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जिसे बैकबोन भी कहते हैं, पसलियाँ और डायफ्राम, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इन पसलियों के बीच में 2 प्रकार की अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती हैं जो क्रॉस के रूप में स्थित होते हैं। क्रॉस का मतलब जो एक्स होता है ना इंग्लिश लेटर का, उसके अकॉर्डिंग यानी कि उस रूप में एक्स के रूप में विन्यासित रहती है, स्थित रहती है। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अंतरापरशुक पेशियाँ, और दूसरी होती है बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ। ये पेशियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से देखो, डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है कि जो रिब्स हैं उनके बीच बीच में जो रेड कलर से दिखाया गया है इंटरकोस्टल मसल। देखो बच्चों, यहाँ पे जो कोस्टल वर्ड है, कहीं पर भी आपको कोस्टल वर्ड दिख जाए उसका मतलब होता है वो पसलियों की बातें हो रही है, वहाँ पे पसलियों की बातें चल रही है। कोस्टल वर्ड कुछ लिंक वर्ड होते हैं, उनको समझने की कोशिश किया करो। तो इनके बीच बीच में ये मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म यानी कि श्वसन की जो मैकेनिज्म होती है उसको समझने से पहले इस थोरेसिक चैम्बर को यानी कि वक्षीय कक्ष को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको समझाया है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो मैकेनिज्म में आपको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
इससे पहले हम लंग्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़ा था हमने कि लंग्स के ऊपर 2 आवरण होते हैं जिन्हें फुफ्फुस आवरण या फिर प्लूरा के नाम से जाना जाता है। तो डायग्राम के अंदर जो पैराइटल प्लूरा दिखाया गया है वो फ्लूइड के बाहर वाला आवरण होता है, और जो विसरल प्लूरा दिखाया गया है वो लंग्स के ऊपर जो आवरण होता है वो दिखाया गया है। तो इन दोनों ही प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसके 2 आवरण होते हैं जो कि डायग्राम में अच्छे से दिखाए गए हैं। तो बच्चों, अब इस थोरेसिक चैम्बर को समझने के बाद हम इसकी मैकेनिज्म पर पहुंचते हैं, और इसकी मैकेनिज्म 2 टाइप से होती है। फर्स्ट होती है इंस्पिरेशन और सेकंड होती है एक्सपिरेशन। इन दोनों ही मैकेनिज्म यानी कि दोनों ही स्टेप्स की डिटेल से स्टडी करेंगे। ये दोनों ही स्टेप्स वक्षीय गुहा के आयतन पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो वक्षीय गुहा है उसका जो वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये दोनों ही प्रोसेस, यानी कि उच्छ्वसन व निश्वसन। तो अब इनकी 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो सांस, यानी कि जो हम सांस अंदर लेते हैं, यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल से हम जो ऑक्सीजन अंदर ग्रहण कर रहे हैं वो निश्वसन कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है, इंस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखो वायु का शरीर में प्रवेश करना ही निश्वसन कहलाता है, और इसका दूसरा नाम होता है इनहेलेशन। इस प्रोसेस के अंदर 2 प्रकार की मसल्स हैं वो संकुचन करती हैं। एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यानी कि बाह्य अंतरा परशुक पेशियाँ, और दूसरी होती है डायफ्राम पेशियाँ। तो बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती कहाँ पे इसके बारे में देखो। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि जो पसलियाँ होती हैं उन पसलियों के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं, और ये 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल वो होती हैं जो लंग्स के बाहर की तरफ होती हैं, और इंटरनल वो होती हैं जो लंग्स के अंदर की तरफ रहती है। तो निश्वसन के प्रोसेस के अंदर जो बाहर वाली है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो वर्क करती हैं, और दूसरी जो मसल्स बताई थी डायफ्राम की जो मसल है ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन करती है निश्वसन प्रोसेस के अंदर। और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। ये एटीपी मिलती कैसे है, देखो बच्चों, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे हमें ब्लड को, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ब्लड को ग्लूकोज दिया जाता है, और वो ग्लूकोज है वो सेल्स के पास पहुँचता है, प्रत्येक सेल्स के पास। और वो जो सेल्स के पास पहुँचता है तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन आती है तो एटीपी, यानी कि जो ग्लूकोज है वो बर्न होने लगती है, और एटीपी प्लस में CO2 में टूट जाती है। तो वहाँ पे वो एटीपी की प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से ये इनिशिएशन की जो क्रिया है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पे एटीपी की नीड होती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस के अंदर जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ हैं वो, और जो दूसरी बताई डायफ्राम की जो पेशियाँ हैं वो दोनों ही संकुचन करती है। अब देखो बच्चों, पसलियों के खिंचने से, पसलियाँ जब खिंचती हैं तो डायफ्राम की जो अरीय पेशियाँ होती हैं उनमें भी संकुचन होता है, और जिससे जो अपना डायफ्राम होता है, डायफ्राम कैसे शेप का होता है, गुंबद के आकार का होता है। तो जो गुंबद के आकार का जो डायफ्राम था वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम के फ्लैट होने से जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका आयतन बढ़ जाता है, और वक्षीय गुहा के आयतन के बढ़ने के साथ ही फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा, और इसके भीतर जब आयतन बढ़ता है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो देखो, आपने आयतन और जो प्रेशर का फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब आयतन ज़्यादा होता है तो प्रेशर वहाँ पे कम होता है। तो इस तरह से जब फेफड़ों का आयतन बढ़ गया तो वहाँ पे प्रेशर कम हो गया। तो वक्षीय गुहा का जो आयतन बढ़ा है वो वक्ष गुहा और फेफड़ों में जो वायु का दाब है वो वायुमंडल के दाब से कम हो जाता है, और इस वायु दाब में अंतर के कारण ही, यानी कि कम और ज़्यादा का जो अंतर हो गया उसके कारण ही जो वायुमंडल से हम जो एयर श्वसन मार्ग से लेते हैं वो अंदर इजीली पहुंच जाती है। जो एयर है, देखो बच्चों, आपको एक बात याद रखना ज़रूरी है कि जो हवा है वो
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो करती है, यानी कि बहती है। देखो हमने पढ़ा कि वायुमंडल का दाब था जो एयर का वो ज़्यादा था बाहर, और हमारे जो अंदर है जो फेफड़ों के वहाँ पे है वो प्रेशर कम हो गया, तो जो बाहर से जो एयर है वो ज़्यादा से कम की तरफ अंदर मूव करती है। तो इसी तरह से हम सांस अंदर लेते हैं। तो ये सांस अंदर लेने का प्रोसेस होता है कि जो हवा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी कि अंदर का जो प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा था तो प्रेशर कम हुआ था, अब प्रेशर कम होने से एयर है वो अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से अंदर सांस लेने की प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि अंदर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है कब, जब डायफ्राम चपटा हो जाता है। तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो प्रेशर कम होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। अब जो एयर का अंदर जाने का जो मार्ग होता है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एयर नासा द्वार में जाती है, नासा द्वार से नासा गुहा, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र में, और आंतरिक नासा छिद्र से ग्रसनी में, ग्रसनी से घाटी में, घाटी से श्वास नली में, और श्वास नली से श्वसनियों में, और श्वसनियों से श्वसनिकाओं, और श्वसनिकाओं से वायु कूपिका वाहिनी, और इससे वायु कूपिका कोश में, और फिर वायु कूपिकाओं में। यानी कि जब सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो वायु कूपिकाएँ होती हैं जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है, और ये स्ट्रक्चर फेफड़े के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो इस तरह से वायु का मार्ग होता है। अब निश्वसन के प्रोसेस के अंदर ओनली 2 सेकेंड्स का समय लगता है। अब इसके बाद हम दूसरी स्टेप्स के बारे में देखते हैं। दूसरी स्टेप्स थी एक्सपिरेशन, उच्छ्वसन। इसके ये निश्वसन का अपोजिट होता है। इसके अंदर देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फेफड़े के अंदर जो CO2 है उसको शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। अभी CO2 आती कहाँ से है? इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हमने ग्लूकोज ब्लड के अंदर भेजा था, वह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ATP व CO2 बनाता है। ऑक्सीजन जो हम सांस के द्वारा अंदर ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ मिलकर। ओके स्टूडेंट्स, तो ATP है वो तो एनर्जी है जो सेल्स ग्रहण कर लेती हैं, जो सेल्स को मिलती है, और जो CO2 है वो एक तरह से अपशिष्ट है और उसको बाहर निकालना ही ज़रूरी है, अदरवाइज वो अंदर उसका अमाउंट बढ़ने से वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जो CO2 थी वो फेफड़ों के अंदर आ जाती है ब्लड के द्वारा, और फेफड़ों से फिर हम एक्सपिरेशन द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो CO2 थी वो शरीर से बाहर निकालना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसे दूसरा नाम जो इसका है वो एक्सहेलेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर देखिए बच्चों, इसके अंदर भी वो ही 2 मसल्स काम आती हैं, यानी कि वर्क करती हैं। एक होती है आंतरिक अंतरा परशुक पेशियाँ और दूसरी होती है डायफ्राम की पेशियाँ। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। तो ये दोनों ही रिलैक्स होती हैं। देखो उच्छ्वसन कब होता है? जब रिलैक्स की कंडीशन, यानी कि जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है, और उसमें क्या था, जब डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यानी कि संकुचित हो रहा था। तो इसके बारे में देखो कि जैसे ही डायफ्राम की पेशी और आंतरिक अंतरा परशुक पेशियाँ शिथिल होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो जो पसलियाँ हैं जो निश्वसन में ऊपर की तरफ गई थी वो नीचे की तरफ आ जाती है, और जो डायफ्राम है वो वक्ष गुहा में ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि पहले जैसी शेप में आ जाता है। तो इस कारण वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया? कम हो गया। तो आयतन कम हो गया तो वहाँ का जो प्रेशर है वो अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से फेफड़े पिचक जाते हैं और उनमें भी दाब बढ़ जाता है, यानी कि जब वक्ष गुहा का दाब बढ़ा तो फेफड़ों का दाब भी बढ़ेगा, और फेफड़े वो जो फूले थे जो पहले निश्वसन के अंदर वो पिचक जाते हैं, और जो अंदर CO2 है वो अंदर से बाहर की तरफ भेज दी जाती है, यानी कि अंदर प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से जो हवा है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो अंदर जब दाब बढ़ गया तो जब बाहर कम है तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ आएगी। तो इस तरह से हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं वो उच्छ्वसन की क्रिया होती है, और इस क्रिया के अंदर टोटल
3 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, आपको 3-4 चीज़ें ही याद रखनी है। एक तो इसमें जो डायफ्राम है वो शिथिल होता है, रिलैक्स की कंडीशन में होता है, और रिलैक्स की कंडीशन में होने से वो ऊपर की तरफ उसी शेप में आ जाता है। तो वक्षीय गुहा का जो आयतन है वो कम होगा, तो वहाँ का प्रेशर है वो बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से एयर बाहर की तरफ मूव करती है और इस तरह से हम उच्छ्वसन की प्रोसेस करते हैं। विश्राम अवस्था में यह निष्क्रिय होता है, और जब एक्सरसाइज या फिर कोई हार्ड वर्किंग करते हैं तो उस समय जो एक्सपिरेशन की प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाती है। और जब ज़्यादा ही, यानी कि जब हम खांसते हैं या फिर ऐसे मतलब अंदर की तरफ ज़्यादा ही प्रेशर पड़ता है, तो उस टाइम उदर गुहा की जो पेशियाँ है वो भी वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से मानव में विश्राम अवस्था में वयस्क की जो श्वसन दर है वो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। तो इस तरह से हम उच्छ्वसन की क्रिया करते हैं। इन दोनों ही प्रोसेस के बारे में हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, कृत्रिम श्वसन के नाम से जाना जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यानी कि जब दुर्घटना की वजह से, या दुर्घटना जैसे डूब जाए या फिर कोई विद्युत प्रघात लग जाए तो वहाँ पे श्वास रुक जाए किसी व्यक्ति की, या और उसमें हृदय स्पंदन है वो जारी है, तो उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देकर बचाया जा सकता है। और कृत्रिम श्वास के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, बट जो वर्तमान में है वो एक विधि ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है मुख से मुख श्वसन विधि। इस विधि में रोगी को सीधा लिटाया जाता है और अपना एक हाथ उसके माथे पे रखते हैं, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाकर गर्दन को इस प्रकार ऊंचा रखना चाहिए ताकि उसकी गर्दन है वो खिंच जाए और जीभ गले के पिछले भाग से अलग हो जाए। तो इससे जो बंद श्वसन मार्ग है वो खुल जाता है। दूसरा पॉइंट होता है कि माथे पर जो रखा था अपने हाथ, वो रोगी की नाक बंद करते हुए कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति अपना मुख रोगी के मुख पर इस प्रकार रखे कि वायु अवकाश न रहे। गर्दन के नीचे हाथ जैसे था वैसे ही रखना चाहिए ताकि गर्दन उसकी खिंची रहे। तीसरा पॉइंट होता है, रोगी के मुख में 1 मिनट में लगभग 12 बार उस मतलब दुगनी आयतन से वहाँ पे हवा भरनी चाहिए 12 बार 1 मिनट के अंदर, जल्दी से। चौथा पॉइंट होता है, रोगी के मुख एवं नाक को खुला छोड़ते हुए रोगी के उच्छ्वसन की जांच करें, यानी कि उसकी जो एयर अपन अंदर डाल रहे हैं वो बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही। तो इस प्रकार से कृत्रिम श्वसन द्वारा रोगी को पुनर्जीवन मिल सकता है, और आजकल इसके यांत्रिक उपकरण भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से कृत्रिम श्वसन का प्रोसेस होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।